नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। अब मेरे गले की हालत धीरे धीरे ठीक हो रही है और आज से मैंने वॉइस ओवर का काम जो मैं करता हूं आज तक में वो भी मैंने शुरू कर दिया है। तो ये आप सबके नुस्खों और दुआओं का असर है। थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल। और अब आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये घटना बिहार की राजधानी पटना की है। पटना के फुलवारी शरीफ थाना इलाके में एक नहर है, जिस नहर के पास एक सुनसान जगह पर लोगों की नज़र एक नौजवान की लाश पर पड़ती है। लाश की हालत बहुत ख़राब है, बिल्कुल शत विशत हालत में वो लाश वहाँ पड़ी हुई मिलती है। और ये दिन है 17 दिसंबर 2022। तो इतनी बुरी हालत में जब लाश वहाँ मिलती है तो लोग फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस की टीम मौके पर पहुँचती है और लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है। हालांकि लाश को ऊपरी तौर पर देखने से दो बातें साफ होती है। एक तो ये कि मरने वाले नौजवान की हत्या चाकू मारकर की गई है, मल्टीपल स्टैब इंजरी ऊपर से ही नज़र आ रहे थे। और दूसरी ये कि लाश जिस तरह से सड़ी हुई थी उसे देखकर लग रहा था कि कत्ल की इस घटना को कम से कम 5 से 6 रोज़ गुजर चुके हैं। और शायद ये लाश के सड़ने की वजह ही थी कि लोगों का ध्यान इसकी ओर गया और फिर इस मामले में पुलिस की एंट्री हुई और लाश की बरामदगी हुई। लेकिन दिक्कत ये थी कि लाश के पास या लाश की जेब से ऐसा कोई भी आइडेंटिटी कार्ड या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली जिससे उस मरने वाले नौजवान की पहचान हो पाती, सिवाय इस बात के कि उस नौजवान की उम्र 19 से 20 साल के आसपास रही होगी। कंप्लीट ब्लाइंड मर्डर का मामला था। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की और उसने पूरा जोर लगाया कि जो मरने वाला लड़का है उसकी पहचान हो जाए। पटना के 3 थाना इलाकों की पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी और जब पुलिस ने पूरा जोर लगाया, 3 थानों के सैकड़ों पुलिस वालों ने डोर टू डोर लोगों से बातचीत की, आसपास के लोगों से राब्ता कायम किया, पूछा कि ये लड़का कौन हो सकता है, तस्वीरें दिखाई, व्हाट्सएप मैसेज भेजे। तो पुलिस की ये जो पेन्स टेकिंग एफर्ट है, पुलिस का ये जो कोशिश है पुलिस की, उसका नतीजा जल्द ही सामने आया और लड़की की पहचान हो गई। लड़का पटना में उसी इलाके के आसपास रहने वाला राकेश कुमार था, जिसकी उम्र 19 साल थी। अब पुलिस राकेश कुमार के घर वालों के पास पहुंची और बताया कि उनके गुमशुदा बेटे का कत्ल हो चुका है और राकेश की लाश उन्होंने बरामद कर ली है। घर वालों पर तो मानो आसमान टूट पड़ा, रोने बिलखने लगे जब लाश की तस्वीरें दिखाई गई। फिर पोस्टमार्टम के बाद जो भी मोर्टल रिमेन्स थे, यानी जो भी बची खुची लाश थी, क्योंकि काफ़ी सड़ गल गई थी, मैंने आपको बताया खुली जगह पर लाश पड़ी थी, तो हो सकता है कि जानवरों ने भी उस लाश को नुकसान पहुंचाया हो। तो वो जो लाश के हिस्से थे वो पोस्टमार्टम के बाद घर वालों के हवाले कर दिए गए और घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। लेकिन घर वालों से जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो पुलिस ने एक बार फिर से खुद को एक डेड एंड के सामने पाया, यानी तफ्तीश आगे नहीं बढ़ पा रही थी। घर वालों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने ये पाया कि मरने वाले लड़के की किसी भी दूसरे शख्स से ऐसी कोई ख़ास दुश्मनी नहीं थी कि उसका कत्ल किया जाता। पुलिस ने राकेश के घर वालों के साथ साथ उसके कुछ दोस्तों से, उसे जानने वाले लोगों से भी पूछताछ की और ये पता चला कि वो बिल्कुल एक नॉर्मल लड़का था, खुशमिजाज, किसी से कोई पंगा, कोई लेना देना बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था। तो फिर राकेश की हत्या क्यों हुई? क्या घर वालों की कोई दुश्मनी थी जिसकी वजह से राकेश की जान गई? पुलिस के दिमाग में कई सवाल थे और पुलिस इस मामले को लगातार एक्सप्लोर करने की और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच पुलिस को राकेश की हत्या के मामले की जांच के दौरान एक ऐसी जानकारी मिली जिसने पुलिस की तफ्तीश को एक नई दिशा दी, एक नया डायरेक्शन मिला। पुलिस को यह पता चला कि राकेश का एक कज़न है सूरज की आज से तकरीबन 5 महीने पहले हत्या कर दी गई थी। असल में ये सूरज जो है वो एक शादीशुदा महिला के अफेयर में था, बल्कि वन साइडेड अफेयर था और वो उस महिला को लगातार स्टॉक करता था, चेज करता था, उसका पीछा करता था, फ़ोन करता था, उसे परेशान करता था।
और जाहिर है अब कोई भी शख्स अगर किसी की ज़िंदगी में इतना दखल दे और वो भी किसी मैरिड लेडी की ज़िंदगी में इस तरह से ताक झांक करे तो फिर घर वाले इसे कहाँ बर्दाश्त कर पाएंगे। तो वो जो लड़की थी, वो जो महिला थी, उसके पिता कन्हई सिंह और लड़की के भाई ने कथित तौर पर सूरज की हत्या कर दी। ये घटना 5 महीने पहले की है। पुलिस को पता चला कि राकेश की तरह सूरज की भी हत्या हुई थी और सूरज की हत्या के इल्ज़ाम में 2 लोग गिरफ्तार करके जेल भी भेजे गए थे, जिनका मैंने आपसे जिक्र किया, कन्हई सिंह और उसका बेटा। अब पुलिस सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सूरज के मर्डर से राकेश के मर्डर का कोई कनेक्शन हो, और पुलिस ने जब इस डायरेक्शन में सोचा तो पुलिस को अपनी तफ्तीश में थोड़ी और बढ़त मिली, थोड़ी और कामयाबी मिली। पुलिस ने यह तय किया कि वो सूरज के जो घर वाले हैं उनसे बात करेंगे। सूरज के घर वालों से भी पुलिस ने बात की और सूरज के घर वालों के साथ साथ खासकर सूरज की माँ, जिनका नाम देवमंती देवी है, उनसे भी पुलिस ने पूछताछ करने का फैसला किया। देवमंती देवी से जब पुलिस पूछताछ कर रही थी तो देवमंती ने काफ़ी बहकी बहकी बातें की। उसने ये कहा कि उसके जवान बेटे सूरज की हत्या हो गई थी, सूरज तो इस दुनिया से चला गया, शरीर नश्वर है, वो मर गया, लेकिन आत्मा अजर अमर है और उसके बेटे की आत्मा यानी सूरज की आत्मा अब भी भटक रही है और अक्सर वो आत्मा मेरे ऊपर आती है और मुझसे सवाल करती है कि मैंने उसे इंसाफ पूरी तरह क्यों नहीं दिलाया। इस तरह की अजीबोगरीब बातें वो देवमंती देवी कर रही थी। अजीबोगरीब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आत्मा के होने ना होने के वजूद पर जो एक अलग बहस है, एक अलग चर्चा है, वो तो एक अलग अलहदा मसला है, उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई आदमी कहे कि मुझ पर आत्मा आती है या मुझ पर भूत का साया है, मैं परेशान रहता हूँ, तो ये बात तो अजीब ही है और अंधश्रद्धा वाली बात है या अंधविश्वास वाली बात है। तो देवमंती देवी ऐसी ही अजीबोगरीब बात कर रही थी। तो देवमंती देवी की बातों से अब पुलिस को शक होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आत्मा या भूत प्रेत के चक्कर में पड़कर उसने कोई और बड़ी साजिश रची हो, और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो राकेश नाम का लड़का जो उसी के परिवार से ताल्लुक़ रखता है उसकी हत्या हुई हो, कहीं उसमें देवमंती देवी का हाथ तो नहीं है। तो इस तरह का शक जो है वो पुलिस को देवमंती की बातों से होने लगा। अब देवमंती से जब पुलिस ने पूछताछ की तो देवमंती ने यह भी बताया कि आत्मा का साया तो उस पर आता ही है, सूरज की जो आत्मा है उसे परेशान करती है और वो इसी परेशानी से बचने के लिए उसने हाल ही में बिहार के आरा ज़िले में एक जगह है भोजपुर के एक पहुँचे हुए तांत्रिक से उसने बात की है और उस तांत्रिक बाबा ने उसे कुछ तौर तरीके, कुछ नुस्खे बताए हैं, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी में अब पहले के मुकाबले थोड़ा सुकून है। तो ये सारी बातें पुलिस को लगातार उलझा रही थी क्योंकि कहानी जो है वो जटिल होती जा रही थी। आत्मा, दुरात्मा, प्रेतात्मा और तांत्रिक, नुस्खा, काला जादू, इस तरह की बातें हो रही थी। तो देवमंती देवी की बातों से पुलिस उलझ भी रही थी और पुलिस को लग रहा था कि शायद देवमंती कोई ऐसा राज जानती है जो वो राकेश की हत्या के बारे में हमें बता सकती है। उसकी बातों में पुलिस को कुछ कंट्रडिक्शंस, कुछ विरोधाभास भी नज़र आ रहे थे क्योंकि पुलिस ने जब एक एक करके कई सारे सवाल पूछे और एक ही सवाल पुलिस ने बार बार रिपीट किया तो उसने कभी एक ही सवाल का कुछ जवाब दिया, अगली बार जब वही सवाल पूछा गया तो उसका कुछ और जवाब दिया। तो एक पुलिस के दिमाग में शक पैदा हो गया देवमंती को लेकर। अब पुलिस ने तय किया कि वो देवमंती से और सख्ती से पूछताछ करेगी और जब पुलिस ने देवमंती को शक के आधार पर हिरासत में लेकर उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने जो खुलासा किया वो बहुत ही अजीब और चौंकाने वाला था। उसने कहा कि उसके भांजे राकेश की हत्या में उसी का हाथ है और उसने खुद अपने बेटे के कत्ल का बदला लेने के लिए अपने भांजे राकेश की हत्या करवाई है। पुलिस बहुत हैरान हो गई। पुलिस इसलिए हैरान हो गई क्योंकि जो बेटा सूरज है उसकी हत्या तो उस महिला के घर वालों ने करवाई थी जिस महिला के पीछे सूरज पड़ा रहता था और वो गिरफ्तार भी हो चुके थे। केस एक तरह से उसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्लोज हो चुका था। लेकिन उसी सूरज की हत्या के मामले में ये देवमंती देवी अपने ही भांजे को गुनहगार मानती है। ये बात पुलिस के लिए बड़ी अजीब थी और पुलिस ये भी सोच रही थी कि क्या गुनहगार मानने के पीछे कोई एविडेंस
या कोई ऐसी सबूत वाली बात है, या फिर सिर्फ इसके दिमाग का वहम, या फिर आत्मा का कहा सुना है? पुलिस के दिमाग में इस तरह के सवाल पैदा हो रहे थे। तो पुलिस ने देवमंती देवी से पूछा कि तुम कैसे ये मानती हो या क्यों ये कह रही हो कि तुम्हारा भांजा राकेश जो है वो तुम्हारे बेटे सूरज की हत्या में शामिल है? तो उसने ये कहा कि चूंकि उस पर आत्मा का साया अक्सर आया करता था, वो परेशान रहती थी, तो उसने जब तांत्रिक से भेंट की तो तांत्रिक ने खुद अपनी जुबान से ये बात कही कि तुम्हारे बेटे सूरज की हत्या में सिर्फ वही लोग दोषी नहीं है या जिम्मेदार नहीं है जिनको पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है, बल्कि खुद तुम्हारा भांजा राकेश वो भी इस मामले में शामिल है और उसने भी सूरज की हत्या की साजिश में अपनी भूमिका निभाई है। एक तांत्रिक के इस बेसिर पैर के बयान, जिसका कोई लीगल लॉजिकल एविडेंस या रीजन नहीं है, उस बेसिर पैर के बयान को सुनकर इस देवमंती देवी ने अपने ही सगे भांजे की हत्या करने का फैसला कर लिया और उसने मान लिया कि अगर तांत्रिक कह रहा है कि उसके बेटे सूरज की हत्या में राकेश का रोल है, तो फिर राकेश ने ज़रूर उसके बेटे की हत्या की होगी, उसके साजिश में ज़रूर वो शामिल रहा होगा। इसके बाद वो अपने ही भांजे की हत्या करने की साजिश रचने लगी और फिर उसने इस हत्याकांड को अंजाम देने का रास्ता भी ढूंढ निकाला। असल में ये जो लड़का था राकेश, जिसकी हत्या हुई थी, वो नशे का आदी था। वो चरस गांजा वगैरह पिया करता था और इस तरह का नशा करने वाला कोई भी शख्स, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनका अपना एक पीयर ग्रुप होता है जो इस तरह के नशे के आदी होते हैं। तो राकेश का भी एक इस तरह का फ्रेंड सर्कल था जो चरस गांजा का नशा किया करता था। जब देवमंती देवी ने राकेश को टारगेट बना लिया और उसने तय कर लिया कि अब वो अपने भांजी की हत्या करवाएगी, तो उसने राकेश के ऐसे ही कुछ दोस्तों से संपर्क साधा, उनसे बातचीत की और बातचीत करने के बाद उन्हें अपने भरोसे में लिया और भरोसे में लेने के बाद कहा कि अगर वो राकेश की हत्या कर देते हैं तो बदले में वो उन्हें 1.5 लाख रुपए देगी। तो कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपए की सुपारी पर राकेश की हत्या करने का प्रलोभन देवमंती देवी ने राकेश के ही दोस्तों को दिया और राकेश के जो नशेड़ी दोस्त थे, उन्हें दोस्त कहना भी शायद ठीक नहीं होगा, जो शैतान थे, उन्होंने 1.5 लाख रुपए में राकेश की हत्या करने की बात मान ली और उन्होंने तय किया कि अब वो राकेश को झांसे में लेकर उसकी हत्या कर देंगे। 2 किश्तों में 1.5 लाख रुपए की यह सुपारी देवमंती देवी ने राकेश के कुछ तथाकथित दोस्तों को दी और इन दोस्तों ने एक दिन मौका देखकर 17 दिसंबर से यही कोई 5-6 रोज पहले, यानी समझ लीजिए कि 10-11 दिसंबर के आसपास, उन्होंने राकेश को अपनी बातों में लिया। और ये ऐसे लोग जो नशा करते हैं वो अक्सर सुनसान जगहों पर जाकर नशा करते हैं, क्योंकि समाज में लोग ऐसे नशेड़ियों को इज्जत की निगाह से देखते नहीं हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करते। तो इनको अंधेरों की, सुनसान जगहों की, कमरों की, किसी चीज़ के ओट की ज़रूरत होती है जहाँ पर वो नशा करें। तो राकेश जो है ऐसी जगहों पर आया जाया करता था, उनके दोस्त भी आया जाया करते थे। तो उनके दोस्तों के लिए तो राकेश को ट्रैप करना बहुत आसान काम था। एक दिन उन्होंने राकेश को नशा कराने का झांसा दिया और अपने साथ सुनसान जगह पर लेकर गए और वो सुनसान जगह कोई और नहीं बल्कि वही फुलवारी शरीफ थाना इलाके में बहने वाली नहर का एक किनारा था, जहाँ पर आमतौर पर लोगों की आमद आवाजाही कम होती थी। तो इन दोस्तों ने राकेश को धोखे से अगवा कर लिया, नहर के किनारे लेकर गए और वहाँ ले जाकर राकेश पर ताबड़तोड़ चाकुओं से इतने वार किए कि उसकी जान चली गई और उसके बाद उसकी लाश को वहीं झाड़ियों में फेंक कर उसके ये तथाकथित हैवान दोस्त वहाँ से फरार हो गए। इसके बाद लाश वहाँ पड़ी रही, घर वाले राकेश को ढूंढते रहे, उसका कोई पता नहीं चल रहा था। लेकिन फाइनली 17 दिसंबर को जब पहली बार 17 दिसंबर 2022 को जब पहली बार राकेश की लाश पर लोगों की नज़र पड़ी और फिर पुलिस मौके पर पहुंची, तो फिर इस मामले की तफ्तीश धीरे धीरे आगे बढ़ी और इस कहानी का खुलासा हुआ। पुलिस ने फिलहाल देवमंती देवी के अलावा 6 और लोगों को गिरफ्तार किया है जो इस मर्डर में शामिल थे और जो राकेश को बहुत करीब से जानते थे। अभी वो तांत्रिक, उसकी गिरफ्तारी होनी बाकी है जिसने देवमंती देवी को इस मर्डर के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंस्टिगेट किया, उकसाया। और तांत्रिक ने जब आत्मा प्रेतात्मा की बात कही और ये कहा कि मर्डर के पीछे
तुम्हारे भांजे का हाथ है, तो ये अपने आप में अंधविश्वास फैलाने वाली बात तो है ही। तो तांत्रिक जो है अब वो उसका तो कानून के शिकंजे में आना तय है। हालांकि अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, शायद जब तक आप ये कहानी सुने या फिर उसके कुछ घंटे बाद या कुछ दिन बाद उसकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। लेकिन अभी इस मामले में देवमंती देवी समेत 7 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और एक बेगुनाह नौजवान का कत्ल सिर्फ कथित रूप से एक आत्मा के कहने पर, एक तांत्रिक के कहने पर एक महिला ने करवा दिया, जिस कहानी का, जिस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का पटना पुलिस ने बहुत ही कामयाबी से और बहुत ही मेटिकुलस तरीके से तफ्तीश करके खुलासा कर दिया। तो आज की कहानी यहीं तक। मुझे यकीन है कि ये कहानी जो है आपको अजीब लगी होगी, थोड़ा आप हैरान भी हुए होंगे, क्योंकि आज के ज़माने में पढ़े लिखे लोग आत्मा प्रेतात्मा जैसी बातों पर यकीन करें। यकीन करना एक और चीज़ है, लेकिन उस चीज़ को ज़िंदगी में उतार कर उसके मुताबिक चलना और किसी को नुकसान पहुंचाना, वहाँ जो है यकीन जो है वो अंधविश्वास में बदल जाता है। तो एक बड़ी पतली लकीर होती है विश्वास और अंधविश्वास के बीच में। तो ये कहानी इसलिए मुझे तो कम से कम हैरान करती है कि कोई आत्मा जो है उसके कहने पर कोई तांत्रिक किसी की हत्या करने के लिए किसी महिला को उकसाए और कोई महिला अपने सगे भांजे की हत्या कर दे। तो ये बात अपने आप में बहुत डाइजेस्टेबल नहीं है, लेकिन है तो है। जो कहानी तफ्तीश के बाद सामने आई है, जो सबूत पुलिस को मिले हैं, उन बातों से इनकार भी नहीं कर सकते। तो बहरहाल आज की कहानी यहीं तक। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आज भी आप सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ना चाहूँगा। सारे लोगों के कमेंट्स तो नहीं, लेकिन रैंडम तरीके से कुछ लोगों के कमेंट्स और नाम पढ़ूंगा। और मैं एक बार फिर से आप सारे लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप लोग इतना पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं और इतने सारे कमेंट्स करते हैं। और जो आप लोगों ने इस बार मेरी जो थोड़ी सी, जिसे कहते हैं ना, तबीयत नासाज हुई है, और आप लोगों ने जितना मेरा ख्याल रखा है, मतलब आई एम ओवरवेल्म्ड। मेरे पास जो है वो शब्द नहीं है। इतने नुस्खे लिखे हैं आप लोगों ने और इतना प्यार बरसाया है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। तो खैर आइए, रेशम सिंह जी का कमेंट है, थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों का नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा है यूज़र आईडी में, मैं उनका नाम नहीं पढ़ पाऊंगा, तो मित्र वो सारे लोग मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रतीक जाधव जी, इन्होंने भी कमेंट किया है। ये कह रहे हैं कि रुचिका गिरोत्रा ऑफ चंडीगढ़ की स्टोरी के बारे में मैं इनको बताऊं। ये स्टोरी शायद शम्स सर आप लोगों को सुना चुके हैं। तो प्रतीक जी, मैं आपसे कहूँगा कि हो सके तो एक बार क्राइम तक को थोड़ा खंगाल कर देखिए, आपको शायद रुचिका की स्टोरी मिलेगी। नोरा डिसूजा ने कमेंट किया है। इन्होंने लिखा है, एन्जॉय लिसनिंग टू योर नरेशन, होप यू गेट वेल सून। थैंक यू वेरी मच नोरा जी, आपका बहुत धन्यवाद। रोहन का कमेंट है, मीराशिक, इन्होंने वन लाइनर कमेंट किया है, लेकिन जिसे कहते हैं दिल लूटने और जीतने वाला कमेंट है। उन्होंने लिखा, यू आर ग्रेट मैन सर। ऑल्दो मैं इतना इस हाई लेवल का कॉम्प्लीमेंट डिज़र्व नहीं करता दोस्त, लेकिन चलिए, आपके दिल में जो भी मेरे लिए जगह है मैं उसके लिए शुक्रिया कहता हूँ, आपको कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। मीनाक्षी ने भी कमेंट किया है, कुछ नुस्खे सुझाए हैं, थैंक यू वेरी मच। निज़ाम बरकती जी का कमेंट है। अशफाक खान है। मोहम्मद इशाक, इन्होंने कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। राधा रवि शुक्ला जी ने कहा है कि उनका कमेंट मैंने पढ़ा था, इसके लिए वो बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। और उन्होंने भी कुछ बातें, कुछ कमेंट्स लिखे हैं, बहुत धन्यवाद आपका भी। मामूनी का कमेंट है, थैंक यू वेरी मच मामूनी। अब मैंने आपका सरनेम पढ़ना ही छोड़ दिया क्योंकि मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सरनेम से अभी दूरी ही रखता हूँ। बहरहाल, मामूनी नॉर्थ ईस्ट से हैं, प्रोबेबली आसाम से, बहुत स्वागत है आपका। रितिका ने भी कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। एजाज मिर्ज़ा जी हैं। भगत सिंह फैंस के नाम से एक आईडी है। शफीकुल हसन है, बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का। अमृति जी, इन्होंने भी कमेंट किया है। सुमित नवथाले, इन्होंने भी कमेंट किया है। तो खैर, इन्होंने थोड़ा सरकास्टिक कमेंट किया है कि लाश ने कब्र से निकल कर खुद ही अपनी कहानी बता दी। तो खैर, आपको हर तरह का कमेंट करने का हक है, मैं उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता, करना भी चाहिए, सरकाज़म भी पार्ट ऑफ लाइफ है। चान या चंद जो भी हैं, वो मणिपुर से हैं हमारे मित्र, उन्होंने बिग सैल्यूट वगैरह लिखा है, थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपका। चेतना मिश्रा जी, पंडित शक्ति शर्मा, इनका भी कमेंट आया है, थैंक यू वेरी मच। रविराज सिंह जडेजा, इन्होंने भी कमेंट किया। उन्होंने कहा कि स्टोरी से रिलेटेड तस्वीरें जो हैं वो इनकॉर्पोरेट किए जाएं, लगाए जाएं, थैंक यू वेरी मच। नंदनी दाबी
का भी कमेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माधव वाघ जी, ये इज़राइल में रहते हैं और वो हमेशा कमेंट नहीं कर पाते वक्त की कमी की वजह से, लेकिन कहानी वो ज़रूर सुनते हैं, उन्होंने ये बात कही है। ये तरीका तकरीबन मेरे ही जैसा है, जो मैं कहता हूँ ना कि मैं हर लोगों का कमेंट नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन मतलब आपको सुना नहीं सकता, नाम नहीं ले सकता, लेकिन कमेंट पढ़ता ज़रूर हूँ। माधव जी ने भी कुछ इसी तरह की बात लिखी है कि वो मेरी स्टोरीज सुनते ज़रूर हैं लेकिन हमेशा कमेंट नहीं कर सकते। तो जिस तरह से आपने बात कही है मैं उसको समझ सकता हूँ, बिल्कुल आप बिज़ी होंगे। और गुड्डू अंसारी जी का भी कमेंट है, थैंक यू वेरी मच गुड्डू अंसारी जी। सोनू कुरैशी, सरोज राय, संजीत डेयर डेविल, परूप श्रेष्ठा जी, हलचल, किरण सेठ, रीता लुल्ला जी ने भी कमेंट किया है, और आई के फैशन इन्होंने भी पहले कमेंट कर रखा है। प्रदीप भांबू जी इन्होंने नमस्कार किया है। कल्पना श्रीवास्तव जी का भी कमेंट है, थैंक यू वेरी मच। धरनी रंजन गौर, सुकुमार बेरा, रेखा भट्ट, सुभाष चौहान जी हैं, सुप्रिया पाटिल, बहुत धन्यवाद आपका। रेखा भट्ट जी, अनुराग गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मौलाना निसार साहब हैं और ये रोज़ कमेंट करते हैं, थैंक यू वेरी मच मौलाना साहब, आप वक्त निकाल कर सुनते हैं और इतनी हौसला अफजाई करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। कुंचोकेरियन इस नाम से एक आईडी है, इन्होंने लिखा है कि वो मेरी स्टोरी सुनते हैं और हिंदी भी सीखते हैं इन स्टोरी से। वो तिब्बत से हैं और उन्होंने अपने आप को मेरा बिग फ़ैन बताया। थैंक यू वेरी मच दोस्त। आपका नाम आईडी में क्लियरली रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो अगर आप अपना नाम नीचे और लिख देते क्लियरली तो ज़्यादा समझ में आता। और ऐसे भी ऑनेस्टली सेइंग जो तिब्बत के लोग हुए या अपने नॉर्थ ईस्ट के भी लोग हुए, उनके नाम थोड़े हम लोगों के इस तरफ के लोगों के नाम के मुकाबले थोड़े अलग होते हैं, तो इसीलिए कई बार वो टंग ट्विस्टर बन जाते हैं हमारे, हम ठीक से उसको पढ़ भी नहीं पाते। जैसे साउथ इंडियन लोगों के नाम जो है वो नॉर्थ इंडियन लोगों के लिए थोड़े मुश्किल होते हैं, और जो साउथ इंडिया के लोग होते हैं उनके लिए नॉर्थ इंडिया वालों का नाम मुश्किल होता है। लेकिन यही खूबसूरती है इस हिंदुस्तान की कि इसमें इतने तरह के लोग रहते हैं, और मैं बहुत जब भी इस तरह की कोई बात सोचता हूँ या किसी से भी कहता हूँ तो बहुत सेंस ऑफ प्राइड से भर जाता हूँ। विनीत रैना जी जम्मू से हैं। पौर्णा चट्टोराज का भी कमेंट है। खलील बलोच जी ने भी कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच, बहुत स्वागत आपका। सुरेंद्र बंडवा जी का भी कमेंट आया है। अच्छा, खलील बलोच जी ने जो कमेंट किया है वो शायद उर्दू में है, तो यस, ये लिख रहे हैं कि ये ग्वादर से सुन रहे हैं, इन्होंने अल्लाह हाफिज़ मेरे लिए लिखा है, थैंक यू वेरी मच। और बलूचिस्तान से ये हमारी कहानी सुनते हैं, थैंक यू वेरी मच। बलूचिस्तान के साथ तो खैर हिंदुस्तान का पुराना याराना है, और एक जिसे कहते हैं ना अपनेपन की भावना जो है वो बलोच लोगों के साथ हिंदुस्तानियों की है। गुरप्रीत सिंह ढिल्लों ने भी कमेंट किया है। फौजिया खान हैं, इन्होंने भी कमेंट किया है। मनोज प्रभाकर जी हैं। मुकेश वर्मा, शंकरलाल बिश्नोई, आकांक्षा सूर्यवंशी, इन्होंने अयोध्या की कभी कोई कहानी सुनाने के लिए कहा है, तो इसका मतलब आकांक्षा जी का ताल्लुक़ जो है वो भगवान श्री राम की जन्मभूमि से ही है, ऐसा मैं गेस कर रहा हूँ। और अर्चना रोकाडे जी ने भी कमेंट किया है। नवीन दर्जी का भी कमेंट है, थैंक यू वेरी मच। तो खैर बहुत सारे कमेंट्स हैं, सारे लोगों के नाम नहीं पढ़ सकता। सोनल सिन्हा जी हैं, गोल्डन चंद्रा जी हैं, बबीता भारती हैं, थैंक यू वेरी मच। इन्होंने कहा है कि मैं फर्स्ट कमेंट कर रही हूँ, बबीता जी ने कहा, तो थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। कुछ लोग थोड़े खफा भी हैं लगता है एक आध कमेंट पढ़कर, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब तो पार्ट ऑफ लाइफ है, चलता रहता है। एक सज्जन ने कमेंट किया है, उनका नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा है इसलिए नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। उन्होंने कहा है, और उस कमेंट को बहुत सारे लोगों ने लाइक किया, उन्होंने लिखा है कि कहानी बढ़िया है लेकिन रात में सुकून से सुनूंगा ब्लूटूथ लगाकर। तो इसको बहुत सारे लोगों ने लाइक किया है, इस कमेंट को। क्यों लाइक किया बता सकते हैं? मैं बताता हूँ। वो ये कि बहुत सारे लोग रात में बहुत सुकून से जब बिस्तर पर होते हैं तो ब्लूटूथ लगाकर या ईयरफोन लगाकर कहानियाँ सुनते हैं, और उनको वाकई वो लम्हा जो है, अपने लिए निकाला हुआ वो लम्हा जो है काफ़ी अच्छा लगता होगा। मैं खुद ऐसा करता हूँ, मैं भी कहानियाँ सुनता हूँ, यूट्यूब में सर्फ करता हूँ, और ब्लूटूथ लगाकर इत्मीनान से सोने से पहले थोड़ी देर अच्छा लगता है। लेकिन वो टेन्योर लंबा ना हो जाए, इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नींद भी बहुत ज़रूरी है। और इस ज़माने में, इस दौर में हम लोग नींद से भी कॉम्प्रोमाइज़ करने लगे हैं, जिसकी वजह से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। तो खैर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जल्द हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।